एक दिन मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। ज़िंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि ये दुनिया कभी भी आसान चीज़ों की कद्र नहीं करती है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारे पास ज़िंदगी में वक्त बहुत ही कम मिल पाता है, या ये कह दें कि ज़िंदगी के पास वक्त बहुत कम है। तो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ज़्यादा वक्त मत लगाओ, क्योंकि वक्त आपके पास कम है, ज़िंदगी के पास वक्त कम है। तो बड़े फैसले लेने के लिए ज़्यादा समय खर्च ना करें। आइए हमारे साथ जुड़ें। एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको जोड़ता हूँ, ज्वालामुखी। आपके बचपन की यादों के साथ एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हूँ, मुखातिब हूँ। ज्वालामुखी, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, आपसे बचे नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो तरीका होगा आपको देने का वो बिल्कुल अलग होगा। जरा ध्यान दें, ये ज्वालामुखी टॉपिक आई कैसे, इसके बारे में एक थोड़ी सी बात समझें। अभी हम लोग ठीक इसके पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे। किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम लोग जुड़े हुए थे। जहां हम लोगों ने आंतरिक संरचना को 2 पार्टों में पढ़ा होगा, या 2 पार्ट हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए हैं। आंतरिक संरचना समझने के लिए वहां पर 2 कारक हमने आपको बताए होंगे, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष कारक होता है। इसकी मदद ली जाती है। प्रत्यक्ष कारक का मतलब जैसे आपको भूकंप के माध्यम से आप पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों को जान पाते हैं, तथा ज्वालामुखी के माध्यम से आप पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों को जान पाते हैं। अप्रत्यक्ष में जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया, इनको आप देख नहीं सकते हैं, परंतु इनके भी माध्यम से आप पृथ्वी के आंतरिक विभिन्न प्रकार के पहलुओं को समझ सकते हैं, है ना ऐसी बात। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारक अगर कभी पूछे जाए तो इनके भी लिए आप जरूरी तथ्यों से मुखातिब रहें। एक बात समझना, कोई भी अध्यापक जब आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता है, कोई भी अध्यापक जब आपके किसी भी तथ्य को किसी विशेष पहलू से जोड़ने का प्रयास करता है, तो उसका किया हुआ प्रयास मिथक नहीं होता है, आप उसे लाइटली ले लेते हैं। मेरे कहने का मतलब आप इसे भी हल्के में ना लें। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस टॉपिक की शुरुआत कर रहा है वो खुद में अपने आप में दम रखता है, दमखम रखता है। तो आंतरिक संरचना, जहां हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको प्रोवाइड करा रखी है, जहां हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कुछ जान रखा है, वहां हमने आपको बताने का हमारा सफल प्रयास रहा है, अभिप्राय रहा है कि प्रत्यक्ष में आपने भूकंप को देखा है। भूकंप को महसूस वाकई में देखते नहीं, हम अगर भाववाचक संज्ञा ले जाएंगे हिंदी में, परंतु भूकंप जो कि हमें पता चल पाता है, लेकिन घनत्व आपको पता नहीं चला, दाब आपको पता नहीं चला, ताप आपको पता नहीं चला, ये अप्रत्यक्ष अवस्थाएं हैं। ज्वालामुखी को भी आप देख लीजिए, आप देख ही लेते हैं, ज्वालामुखी निकलती है। इन सारे बारों में, सारी बातों के बारे में चर्चा अब बनाई जाएगी। तो ठीक उसी में से, यानी इसी में से एक कारक हमारा है ज्वालामुखी, जिसके बारे में अब हमारी एक विस्तृत रूपरेखा आपके सामने आने वाली है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो यूपीएसएससी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वंचित नहीं होंगे, ये बात मान के चलें। मेरा दायरा थोड़ा सा है, आपको ज़्यादा बताने का और बेहतर बताने का, यही उद्देश्य हमारा है। तो पूरे मनोवेग से जुड़े रहें। अब जरा देखें, वाकई में जिस ज्वालामुखी की बात होगी, मैं भूगोल को ज़्यादातर ये मान के चलता हूँ कि जितना आप ग्राफिकल निरूपण अपने मस्तिष्क में करेंगे उतना ही बेहतर होगा। याद करने से भूलेंगे, ग्राफिकल यानी चित्रांकन करेंगे तो समझेंगे। बात को समझिए, देखिएगा, आंतरिक संरचना जब हम लोग पृथ्वी की पढ़ रहे थे तो हमने कुछ इस तरीके का एक हिस्सा आपको बताया रहा होगा जिसका नाम था मेंटल। मेंटल की बात आई, आपको तुरंत पता चला होगा कि जी सर, आपने कोर के बाद भूपर्टी के बाद यानी क्रस्ट के बाद मेंटल की बात की थी। उन जो सारी बातें हम लोग आंतरिक संरचना पृथ्वी की पार्ट 1 पार्ट 2 करके एपिसोडों में देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। मैंने आपसे कहा है कि मैं जो कुछ भी प्रोवाइड करा रहा हूं वो बिल्कुल क्रमबद्ध है, मैंने किसी भी चीज को रोकना नहीं चाहा है। मेरा उद्देश्य रहा है कि आप क्रम से लें, क्रमबद्ध तरीका अपनाएं। क्रमबद्ध तरीका अपना लेने से आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आप, हो सकता है कि आप ज्वालामुखी पार्ट पर आ चुके हों, तो बिल्कुल आप इस समय जुड़े हैं तो आप इसे देखें, पूरा देखें, परंतु
और भी बेहतर समझने के लिए और बेहतर जानने के लिए आप क्रम अपनाइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एपिसोड 1 एपिसोड 2 दोनों देख करके आप ज्वालामुखी के पार्ट को देखने का प्रयास करिए, देखिएगा। तो मेंटल की बात हो गई है, यानी हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसे हम 3 भागों में पढ़ चुके हैं। पहला जिसे हमने क्रस्ट कहा, दूसरा जिसे हमने मेंटल कहा, तीसरा जिसे हमने कोर कह रखा है। इसी मेंटल वाले हिस्से में इसके 2 भाग हमने आपको बताए रहे होंगे, एक को कहा रहा होगा अपर मेटल और एक को कहा रहा होगा लोअर मेटल, ठीक, यानी ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल। ये बात क्लियर होगी। यही हमने आपको एक दायरा बताया था जिसे हम लोगों ने स्थल मंडल माना था, यानी 100 से लगा करके 200 किलोमीटर तक हमने आपसे कहा कि ये लिथोस्फीयर है, यानी स्थल मंडल की संरचना है। कोई बात नहीं, ठीक इसी अपर मेटल में इसके ठीक नीचे वाला हिस्सा जो 200 से लगा करके 300 किलोमीटर के आसपास का दायरा कवर करता है, देखना ये पिछली क्लास का रिकैप दे रहा हूं, कवर करता है 200 से 300 किलोमीटर कवर करता है। इसी दायरे को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अब मैं बोल रहा हूं, इस नाम को याद रखिएगा। इस अवस्था यानी इस हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जिसमें रेडियोएक्टिव विकिरणों की मदद से या विकिरण के कारण, रेडियोएक्टिव विकिरण के कारण, ध्यान देना, तरल अवस्था मिलेगी। किसकी? एस्थेनोस्फीयर की। हमारा एग्जामिनर हमसे डायरेक्ट ये प्रश्न करेगा कि एस्थेनोस्फीयर का तरल होना किसके कारण। अच्छा चलो आप तो तरल अवस्था याद कर लेते हो यार, बड़ी कुछ चीजें ऐसी होती जो आप छोड़ देते हैं, आप मुख्य बातें याद करते हैं। किसी ने आपसे कहा कि ज्वालामुखी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो आपने रटा हुआ मेंटल से, चलिए ठीक है। आपको मैग्मा कहाँ मिलेगा? मेंटल में। एग्जामिनर थोड़ा सा और स्तरीय प्रश्न पूछना चाहा, एस्थेनोस्फीयर आप टिक कर लिए, यह भी याद कर लिए। लेकिन एग्जामिनर अब यहां से देखना क्या कहेगा, वो कहेंगे कि एस्थेनोस्फीयर का तरल होना किसके कारण है या किस वजह से ये तरल अवस्था में है। तो आपने तो इसको ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए ये जरूरी है कि आप इस बात को ध्यान दें। हम पृथ्वी की दूसरी परत जिसे हम मेटल कहते हैं, जिसके 2 भाग अपर और लोअर करके होते हैं, इसी अपर वाले में कुछ हिस्सा एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो कि तरल अवस्था में है। जिसके किसके कारण तरल है? तो रेडियो एक्टिव विकिरण के कारण ये तरल यानी द्रव अवस्था में है। इसी को द्रवीय स्फीयर कह सकते हैं या द्रव मंडल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो द्रव मंडल आ जाए तो भी आप समझिएगा कि इसी की बात हो रही है। आगे देखें, तो ये जो अवस्था है, यहाँ पृथ्वी का आंतरिक बल काम करेगा। देखना हर वो बात याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं शेयर कर रहा हूं सब की सब अपने आप में खास हैं। आंतरिक बल के कारण दबाव बनेगा, प्रेशर लगेगा, यानी बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर होने का मतलब हुआ कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज होंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखना जरा, आपके घर के किचन में बन रहा खाना और उस खाने में एक विशेष प्रकार की आवाज़, सीटी, कुकर की सीटी बजती है तो कुछ महिलाओं को लगता होगा ये हमें ही बुला रही है। ऐसा नहीं है। कुकर की सीटी बजने का मतलब बहुत ही शुभ संकेत है। एक तो वह संकेत आपके खाना पूर्ति का है, अगर आप काउंट कर रहे हैं सीटियाँ कि 2 सीटी 3 सीटी में दाल बन जाएगी, 2 सीटी में ये चावल बन जाएगा, कुछ और कठोर चीज़ बनाएंगे तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा सीटियाँ बजानी पड़ेगी। तो कुकर जो समय समय पे सीटी बजाता है ना, उसका मतलब होता है कि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब अगर वो प्रेशर निकलेगा नहीं ना तो कुकर ब्लास्ट कर सकता है, दग सकता है, बम की तरह फूट सकता है। समझ गए ना? इसका मतलब उस प्रेशर को बाहर आना ही चाहिए और ये नहीं आएगा तो हानिकारक है। सिंपल सी बात। इसका मतलब प्रेशर है तो आप कृपया बाहर चले आएं। तो आपके धरातल के अंदर देखो, आपकी पृथ्वी के अंदर प्रेशर बन रहा है। भूपर्टी जहां हम रह रहे हैं उसकी बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। ये मान के चलना भूपर्टी आपकी यहाँ है, अभी उसका भी चित्रांकन हम करेंगे। अभी तो हम ये मेटल की बात कर रहे हैं। पूरे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। यहाँ तरल अवस्था है, प्रेशर बन रहा है पृथ्वी के किसके कारण? आंतरिक बल के कारण प्रेशर बनेगा। तो यहाँ से देखना जरा,
यहां से तरंगे उठेंगी। क्या उठेंगी? तरंगे। ये आपका क्रस्ट वाला हिस्सा है। क्रस्ट यानी आपकी भूपर्टी, यानी आपकी ये है भूपर्टी। ध्यान देते रहिएगा। यहां से तरंगे उठेंगी, उठने दीजिए। और ये जो तरंगे उठ रही है ना, एग्जामिनर ने कहा कि कितने समझदार हैं आप। ये तरंगे उठी फिर टकरा करके वापस, उठी फिर टकरा करके वापस। ऐसा क्यों हो रहा है? ये टकरा टकरा के सर वापस क्यों चली आ रही हैं? भाई ऊपर भूपर्टी है, ऐसे थोड़ो पार कर जाओगे, टकराओगे जरा पीछे चले आओगे, है ना। आदमी ठोकरे खा करके पीछे चले आता है और एक दिन इन्हीं ठोकरों की वजह से ही वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एग्जाम को एक ही बार में क्वालिफाई करते हो, है कि नहीं है। लेकिन उद्देश्य तो हमारा होना चाहिए ना कि मैं पहली ही बार में जाऊंगा। और जो ये सोच के बैठता नहीं है मेरा पहला बार है, वो बिल्कुल गलत होगा। ये मान के चलें पहली बार नहीं होना चाहिए, पहली बार हो और वो आखिरी बार हो, ऐसा सोच के जाइए, एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे। पूरे मन से पढ़िए, देखना शिकायत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे फिर तो समस्या है आपके साथ। यानी मैंने कहा ये तरंगे ऊपर उठी, टकरा करके मान के चलना ये आपकी भूपर्टी वाला यानी क्रस्ट वाला हिस्सा है, काफ़ी मजबूत है, कठोर कठोर चट्टानों से बना हुआ है। तो ये चीज़ें हो रही हैं और वो पुनः वापस चली आ रही है। तो ये जो तरंगे जाना वापस आना, जाना वापस आना ऐसा हो रहा है, ऐसा कब तक होगा? लगभग मान के चलें 100 से हजार वर्षों तक ऐसा मामला होता है। ये छोटी बात नहीं है, 100 से 1000 वर्षों तक। अभी सारी चीज़ें एक साथ आप समझ जाओगे। 100 से 1000 वर्षों तक ऐसा मामला होता है। फिर क्या होता है? फिर कहानी आगे बढ़ जाती होगी। और क्या होता है? 100 से 1000 वर्षों तक ऐसा होता है। ये जो तरंगे उठ रही हैं, किस प्रकार की तरंगे हैं, इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर सकता है। तो इसके बारे में भी मैं लिख रहा हूँ। ये संवहनीय तरंग है, संवहनीय तरंग। क्लियर है? ध्यान देना, हर वो बातें जो जरूरी है एग्जाम के लिए, हर वो बातें जो ज्वालामुखी संबंधी आपको जानने चाहिए, हर वो बातें जो यहाँ हो रही हैं, सब की सब मोस्ट वैल्यूएबल है, सब की सब एक से बढ़कर एक है, यानी सब हमारे लिए जरूरी है, सबको याद रखेंगे। संवहनीय तरंगों का निर्माण हो रहा है। 100 से 1000 वर्षों तक ये तरंगे हमारी भूपर्टी से टकराती रहती हैं और अचानक बार बार भाई करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, है ना। तो ये चीज लगातार ठोकर ये तरंगे, संवहनीय तरंगे लगातार भूपर्टी पर ठोकर दे रही हैं। कब तक मारोगे हमें, हम तो बिगड़ जाएंगे। भूपर्टी हट जाती है, जगह दे देती है, ले भाई जा तू जहां जाना चाहता है। अब ये क्या करेंगी? इस भूपर्टी के मुख्य हिस्से को तोड़ करके छिद्र बना देंगी, यानी यहां छिद्र हो जाएगा, छिद्र, ये देखो। और जैसे ही छिद्र हुआ ना, बहुत बड़ा बवंडल निकलेगा भाई। ऐसे ही आग की लपटें निकलेंगी, तेजी से बाहर आ जाएंगी। ये आग की लपटें बहुत ही भयानक होंगी, बहुत ही भयानक आग की लपटें निकलेंगी। देखो कितना अच्छा सा फिगर बनने वाला है अब आपके सामने। बहुत ही भयंकर आग की लपटें निकल रही हैं। निकलने दीजिए मेरे दोस्तों, सबको निकल जाना ही चाहिए। यानी वो प्रेशर अब बाहर आ रहा है, पृथ्वी को रिलैक्स फील होगा। अरे मेरी अवस्था कहाँ पहुंच चुकी थी, पृथ्वी के अंदर पूरा गैस का गुब्बार भरा हुआ है, पृथ्वी एकदम ज्वलनशील हो चुकी है। अचानक कहीं से जगह पा जाती है तो उसके अंदर भरा हुआ पूरा प्रेशर बाहर चला आता। अद्भुत है, पृथ्वी को रिलैक्स फील करा रहा हूं, इस धरती माँ को रिलैक्स हुआ। ये जो प्रेशर बाहर निकला इसकी वजह से देखना। लेकिन ये प्रेशर कुछ इस तरीके से निकलता हुआ बाहर चला गया। इसके बाद जब ये निकला ना यहाँ ऐसे करके, तो ये अपना कुछ इस तरीके के शेप में पुनः बाहर गिर रहा है, इधर गिर रहा है। आपने शंकु पढ़ा होगा, शंकु। तो ज्वालामुखी शंकुआकार संरचना का निर्माण कर देता है, यानी ये चीज ऐसे इधर इधर पूरा ऐसे बिखर जाएगा। ठीक है, पूरा बिखर जाएगा। देखना क्या क्या मैंने बता दिया आपको। यहाँ जो चीजें थी मैंने आपसे कहने का प्रयास किया कि ऐसा होगा, स्टेनोस्फीयर से मामला निकलेगा। सारी बातें आपके सामने मैंने एक एक करके बताने का प्रयास किया। अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे बताना जरूरी है। ध्यान दीजिए, मैंने शुरुआत कहाँ से की? मैंने शुरुआत ये की कि आंतरिक संरचना पृथ्वी की जब हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर ये बताया जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्वालामुखी से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के अंदर आग है। इसका मतलब सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा हम देख पा रहे हैं, कुछ तो खराबी है, कुछ तो दिक्कतें हैं। इसलिए नहीं तो फिर
मध्य अटलांटिक जैसी कटक संरचना न बनती। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा, अगर एंडीज पर्वतमाला जिसे आप धरातल पर देख पाते हैं, समुद्र के अंदर भी मध्य अटलांटिक कटक के नाम से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो कि ज्वालामुखी ने ही बना रखा है। ऐसा नहीं कि धरातल पर ही दिखेगा, धरातल वहां भी है जहां जल है, उसके ठीक नीचे धरातल है, वहां से जल निकल रहा है बाहर, ये आपका ज्वालामुखी वहां भी हो सकता है। तो संरचनाएं बन जाएंगी, देखना। तो ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, यानी इस तरीके का प्रेशर बना आपके मेटल अवस्था में। जब भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न, देखो कैसे कैसे होगा। पहला प्रश्न तो कि ज्वालामुखी का मूल स्थान कहाँ है, यानी वो मैग्मा कहाँ रहता है, तो यहाँ रहता है मेटल में। चलो मेटल नहीं मिला विकल्प में, एस्थेनोस्फेयर में। एस्थेनोस्फेयर तरल अवस्था में है, क्यों है, कारण बताया हमने। 100 से 1000 वर्षों तक यहाँ आंतरिक बल के कारण पृथ्वी के ये जो तरल अवस्था वाले चीजें हैं, ये सम्मानीय तरंग के रूप में बदल जाती हैं और ये लगातार भूपट्टी पर चोट करती हैं, और इसी चोट के कारण एक दिन भूपट्टी के बीच से कुछ हिस्सा यानी छिद्र जैसी संरचना बन जाने के कारण वहां से आराम से ये चीजें बाहर निकल आती हैं, यानी प्रेशर के साथ बाहर आती हैं और कुछ इस तरीके की संरचना का निर्माण कर देती हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब जरा ध्यान दें, इनका कुछ नामकरण मैं कर दूं, इस फिगर से हटा करके थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। देखना जरा, ये वही बात है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिएगा जरा, ये कुछ इस तरीके की संरचना एक मैं बना देना चाहता हूं और ये बन भी जाएगी अभी फिलहाल। ये जो है ये जो हिस्सा हमने बनाया, ये मान के चलना आपके भूपट्टी के अंदर वाला हिस्सा है। ये अभी तक छिद्र नहीं हुआ था। ये हिस्सा है जहां तरल पदार्थ, तरल ज्वलनशील पदार्थ जिसका नाम है मैग्मा होता है। तरल ज्वलनशील पदार्थ मैग्मा। और आप देखो, जैसे एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी कटोरे में रखा गया है ना, तो इसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। कुछ नामकरण भी याद रहने जरूरी हैं। इसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। ये देखना, ये है लावा निकास नली। लावा निकास नली। आप सोचोगे सर, दो बातें आपके सामने, सर यहां भरा है मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा क्यों, मैग्मा निकास नली क्यों नहीं? बहुत सिंपल बात है, एग्जामिनर ने इस प्रश्न को बहुत बार पूछा है एग्जाम में। देखना, यही तरल पदार्थ जब धरातल के अंदर होगा, इधर अंदर है ना, जब धरातल के अंदर होगा तो मैग्मा कहलाएगा, और जब यही मैग्मा धरातल के बाहर चला आएगा, इसी मैग्मा को तब लावा कहा जाएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई ना? यानी ज्वलनशील तरल पदार्थ जब धरातल के अंदर है तो वह मैग्मा के नाम से जाना जा रहा है, और जब वो बाहर चला आया है तो उसे हम लावा कह रहे हैं। ये बेसिक बात है, याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। आगे देखिएगा, ये जो हिस्सा है लावा निकास नली के बाद आप देखिएगा, यहाँ जैसे हमारी गर्दन होती है ना, ऐसे इनकी गर्दन है, इसे कहेंगे लावा ग्रीवा, यानी ज्वालामुखी ग्रीवा। लावा ग्रीवा कर दे रहे हैं या ज्वालामुखी ग्रीवा करके आप समझ सकते हैं। ज्वालामुखी ग्रीवा यानी ज्वालामुखी की गर्दन, और ये जो हिस्सा है ना, ये इसे कहते हैं ज्वालामुखी का मुख या ज्वालामुखी, यही है, यानी इसके मुख की बात हो रही है। अद्भुत। यानी ज्वालामुखी जहां से बाहर आता है, ज्वालामुखी का वही मुख होता है। मुख यानी ज्वालामुखी यहीं से बाहर आएगी, ये ज्वालामुखी का मुख होगा। आगे समझें, बड़ी अच्छी जानकारी यहां से मैं शेयर करना आपको चाहता हूं। इसी ज्वालामुखी मुख को, यानी जब ये छोटा है, थोड़ा सा बड़ा रूप धारण कर लेता है, यानी विस्फोट जैसे थोड़ा सा भयानक हो जाए। नहीं समझ पा रहे? ये विस्फोट हो रहा है ना, धरातल के अंदर से जो कुछ भी बाहर आ रहा है विस्फोट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी कभार जैसे बम ज्यादा तेजी से दग जाए, कभी छोटा सा बम हो, कम विस्फोट हो, तो जब थोड़ा सा ज्यादा विस्फोट होगा, इसी मुख को हम लोग क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेटर। क्रेटर का मतलब एक कटोरे जैसी संरचना। कटोरा आपका छोटा होता है बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा, एक कटोरे जैसी संरचना बनाएगा। इसी मुख को हम क्रेटर कहेंगे। विस्फोट और भयानक हो जाएगा,
विस्फोट और भयानक हो जाएगा तो वो काल्डेरा कहलाएगा, और काल्डेरा से झीलों का निर्माण हो जाता है मेरे दोस्तों, झीलों का। लीजिए, बेहतरीन बातें आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, आप कभी भूल नहीं सकते हैं, ऐसी यादें दे रहा हूँ। आप कभी, आपके जहन से ये बातें जाएंगी नहीं। हम लोगों ने देखा कि क्या पृथ्वी के धरातल के अंदर जहाँ हम लोग एस्थेनोस्फीयर में थे, वहाँ तरल अवस्था में कुछ पदार्थ हमें मिले। जो तरल अवस्था में हमें पदार्थ मिल रहे हैं वो एक ऐसा है कि एक चैम्बर जैसी संरचना में इकट्ठित है। चैम्बर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर तक थोड़ा फैले होंगे, जितनी भी उनकी दूरी होगी उसमें एक चैम्बर जैसी संरचना बन गई। तो जिसमें वो तरल पदार्थ स्थित है उसे हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं, क्योंकि उस तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। जैसे ही वो मैग्मा धरातल के बाहर आता है वो लावा बन जाता है, उसे लावा बोला जाता है। और जिस नलिका रूपी संरचना से वो बाहर, जबकि ऐसा कोई नली वगैरह नहीं बनी है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, तो छिद्र मान लीजिए इतना है, तो वहाँ से प्रेशर के साथ वो बाहर आ रहा है, तो वो एक नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उसे हम ज्वालामुखी का निकास नली कहेंगे। फिर जहाँ मुख वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जहाँ से पूरा मामला फैल रहा है, उसे हम ज्वालामुखी का मुख कहेंगे। विस्फोट छोटा सा है, मुख कह के काम चला लिया जाता है। क्रेटर से गड्ढे बन जाते हैं। क्रेटर से क्या बन जाते हैं? गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है। आपने सुना भी होगा कि ज्वालामुखी क्रेटर है ये। तो क्रेटर से गड्ढे जैसी संरचना बनेगी, एक कटोरी जैसी संरचना बन जाएगी और वो क्रेटर का रूप धारण करेगा। लेकिन विस्फोट और भयानक हो जाए तो बहुत बड़े विस्फोट से क्या बन जाएगा? काल्डेरा बन जाएगा, जिससे झील वगैरह का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है ना? और आप सोचोगे कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, जिस चीज़ों के बारे में अभी मैं आपसे आपका परिचय करा रहा हूँ, सच में बहुत ही अद्भुत है। अभी ये चीज़ आप जान चुके हैं कि किस किस नाम से कौन कौन जाना जाएगा। अच्छा, एक बात और समझना, ये सारा काम ये ज्वालामुखी निकलता ही क्यों है? ये तो प्रश्न हुआ ही नहीं। ज्वालामुखी ये होता ही क्यों है? तो प्रेशर के कारण ये सब कुछ हो रहा है, आंतरिक बल के कारण हो रहा है, तरल अवस्था में चीज़ें हैं, बाहर चली आ रही हैं, चलो ठीक है, ये सारी बातें हो रही। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है ना? देखना, ज्वालामुखी विस्फोट पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। क्यों? ये अद्भुत है। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा, मेरे भैया ज़्यादा है तो क्यों है? ऐसा क्यों है? एग्जामिनर ऐसा ही तो प्रश्न आपसे पूछता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा है तो क्यों है? कहाँ खोए हो? पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा है तो क्यों है? आप देखना जरा, हमारी पृथ्वी को समझने के लिए एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है कि यानी हमारी पृथ्वी प्लेटों पर टिकी हुई है, या हमारी पृथ्वी एक प्रकार की प्लेट की संरचना है। जो प्लेट पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण गति के कारण तथा उसके आंतरिक बलों के कारण हमेशा अपने स्थान पर गतिशील है। गतिशील का मतलब उनमें गति हो रही है। इस वजह से प्लेटें खिसकने के कगार पे हैं, या कुछ जगह खिसक भी चुकी हैं। इन्हीं कंपन की वजह से, प्लेटों में कंपन होने की वजह से भूकंप आते हैं। इन्हीं प्लेटों में कंपन की वजह से ज्वालामुखी भी आ जाते हैं, ज्वालामुखी बाहर चले आते हैं। जैसे देखना, जैसे कहने का मतलब हुआ, ये हमारा हिमालय पर्वत है, जिसे हम एक बलित पर्वत कहते हैं। आप जब हिमालय का निर्माण पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कभी ये दो प्लेटें थीं कुछ इस तरीके की, इनमें आपस में दबाव बन रहा था और इसी दबाव के कारण ये हिस्सा ऊपर उठ गया, जो कि हिमालय जैसे महत्वपूर्ण बलित पर्वत का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। ये पर्वत वाले समय में आप लोग जानेंगे। बहरहाल अभी इतना समझ ले, बेसिक बात बता रहा हूँ कि प्लेटों का आपस में घर्षण हुआ, दबाव बना, और फिर जब प्लेटें खिसकी होंगी तो बीच से जो कुछ भी बाहर आ सका होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा ना? तो इस तरीके का मान के चले, जब बाहर हट जाएंगी तो जो भी जगह मिल जाएगी ना, वहां से ये लावा बाहर आने लगेगा। तो ज्वालामुखी का उद्गार सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां पर्वत होंगे, क्योंकि वहां 100% श्योर बात है, जहां पर्वतों का निर्माण हुआ है वहां पक्की बात है दो प्लेटें जरूर होंगे। तो जहां दो प्लेटें होंगी, जहां बलित पर्वत का निर्माण हुआ, वहां की बात कर रहा हूं। जहां बलित पर्वत का निर्माण हुआ है वहां प्लेटें होंगी, दबाव बनाई होंगी, जिसकी वजह से हमारे सामने इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत आ गए हैं। और जब ये प्लेटों के बीच में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ना, तो फिर तो ये लावा बाहर चले आएंगे। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में ये सारा काम होता है। ध्यान देना,
जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज्वालामुखी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा उद्गार क्यों होता है, तो कहना वहाँ पर प्लेटों का मिलन बिंदु है या वहाँ पर दो प्लेटों की आपसी संरचना है या सामंजस्य है, ऐसी जगह इनको छिद्र मिलने का ज़्यादा चांस बनता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक बल का तथा ये ज्वालामुखी उद्गार का होने की ज़्यादा संभावना यहाँ इस क्षेत्रों में ज़्यादा बनी रहेगी, इसलिए ऐसा होता है। मेरा मानना है कि आप ये सारी बातें समझ चुके हैं, जितना अभी तक मैंने शेयर किया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मान के चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूरे मनोवेग से आप जुड़े रहें। एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने, एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट मैं रख रहा हूँ। ऐसा क्लियरिटी आप लेना चाहें तो अपने आप नोटबुक को बेहतर बनाएं और उस पर अपना पेन चलाते रहें। ऐसा करने से आपको बेहतर फील होगा मेरे हिसाब से। देखना जरा, अगर मैं बात करता हूँ ज्वालामुखी पदार्थों की बात करें, देखना जहाँ से जैसा जैसा प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है मैं इसकी पूरी पृष्ठभूमि बनाने वाला हूँ। ज्वालामुखी अगर पदार्थ संबंधी आप प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो तो हम वहाँ से भी विचलित होने वाले नहीं हैं। आपके हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए तो हम इस प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं और इसी तैयारी को तो पूरे निश्चित शिद्दत से कर रहे हैं। तो ज्वालामुखी जो पदार्थ है ना, वाकई में ये तीनों अवस्था में है। जैसा हमारा जीवन है, जीवन तो आपका क्यों है बताना जरा, क्योंकि हमें जल मिला, वो भी तीन अवस्था में, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो जीवन का आधार है ये, जीवन का आधार है ये। तो ठोस, द्रव, गैस में हमें जल मिला था, इसलिए जीवन था। ज्वालामुखी भी हमें तीन अवस्था में मिल रही है। देखना जरा, मैं इनकी बात कर दूंगा। एक है ठोस अवस्था, ठोस में एक है आपका द्रव अवस्था और एक है आपका गैसीय अवस्था। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उन सब पर चर्चा। ठोस अवस्था में देखना, जैसे एक ज्वालामुखी बम होता है। आप सोचोगे क्या क्या बताने वाले हैं सर जी आज। ज्वालामुखी बम, बम बम ये तो ज्वालामुखी जो बम है ये होगा फुटबॉल के शेप में, लगभग फुटबॉल के आकार का। पूछा गया खूब प्रश्न ये। जानते हैं क्या कहना वाला, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना तो विभिन्न विशेष प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अलग अलग चट्टानें जो फुटबॉल के शेप की होती हैं उन्हें ज्वालामुखी बम कहते हैं। आप अभी फिलहाल गूगल सर्च करके या फिर किसी अन्य जगह पर या किसी भी चलचित्र के माध्यम से आप ज्वालामुखी की संरचना को देखेंगे ना, फिर तो इस तरीके से उद्गार होता होगा, पूरा धुआं जैसा निकलता है। उसमें से कुछ छोटे छोटे टुकड़े, कोई उधर जाता, कोई उधर भाग के जाता, कोई उधर जाके गिरता है। तो उसमें जो अलग अलग से गिरने वाली प्रक्रिया जो उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है ना, उसको ज्वालामुखी बम कहते हैं। वो लगभग फुटबॉल के शेप का होता है, फुटबॉल के आकार का होता है, यानी कह सकते हैं इतने बड़े से कम नहीं है। तो फुटबॉल के आकार या उससे बड़े ज्वालामुखी पदार्थ को ज्वालामुखी बम कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। देखना, तो ज्वालामुखी बम हो गया, इसको बिल्कुल आप दिमाग में रखें। आगे देखिएगा, एक होगा लैपिली। सब पूछा गया एग्जामों में। लैपिली होता है, ये लगभग आपको मिल जाएगा अखरोट के शेप में, अखरोट के आकार का होगा। कभी भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। अखरोट के आकार का क्या मिलेगा, लैपिली। तो जो थोड़ा सा और छोटा होगा, अखरोट देख ही रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े अखरोट होते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो टुकड़े, जो चट्टानों के टुकड़े निकलेंगे, जो यहाँ से इस ज्वालामुखी पदार्थ के उद्गार होने के बाद जो दूर दूर तक ऐसे से गिरेंगे, उसे हम लैपिली बोलेंगे। लैपिली समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ज्वालामुखी पदार्थ का मतलब हुआ ज्वालामुखी उद्गार के बाद, ज्वालामुखी उद्गार के बाद समस्त वो पदार्थ जो निकल रहे हैं, समस्त पदार्थ जो बाहर आ रहे हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में, और ठोस में भी अलग अलग शेप में है, अलग अलग आकारों में है। तो जो अलग अलग आकारों में है तो हम आपको अलग अलग नामकरण से पहचानेंगे। फुटबॉल के आकार के हैं लगभग, तो ज्वालामुखी बम कहे जा रहे हैं। अखरोट के आकार के हैं तो लैपिली कहे जा रहे हैं। आपको अपने एग्जाम में स्कोर करना है, और एक चना और मटर खाइए, स्कोरिया हो जाएगा। देखना, स्कोरिया, एक है स्कोरिया जैसी संरचना है जो कि चना आबलिक मटर के शेप में है, यानी इस आकार में चना और मटर के शेप में, ठीक। और एक संरचना मिलेगी आपको टफ की, जो कि आप कह सकते हैं
बिल्कुल धूल जैसी संरचना होगी, जिसे आप राख कह सकते हैं, राख। ये इतनी चीजें निकल रही हैं कहाँ से? ठोस अवस्था में, वो भी हमारे धरातल से। ठोस अवस्था में ज्वालामुखी उद्गार के बाद हमारे धरातल से जो संरचना निकल रही है उसके अलग अलग नामकरण हमने कर दिए आपके सामने। ज्वालामुखी बम, लैफली, स्कोरिया, टफ। एग्जामिनर यही मानेगा नहीं होगा। एग्जामिनर जान रहा है कि हो सकता है आपने ये काम कर लिया है, ये अध्ययन कर लिया है, मैं यहाँ आपसे प्रश्न अलग करके दूंगा, अलग करके पूछूंगा। उन्होंने क्या किया, ये तो सबसे छोटी संरचना है, चना मटर जिसे स्कोरिया कह रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार की सबसे छोटी संरचना क्या है? स्कोरिया है। क्लियर बात समझना, सबसे छोटी संरचना स्कोरिया है। एग्जामिनर ने कहा जब यही काम जल के अंदर होगा तो राख बन जाएगी। जल के अंदर आप जरा बताना, एक बात बहुत बेसिक बात है, ये धरातल है, यहां पर किसी चीज का उद्गार हो रहा है तो यहां तो बम भी आएगा, लैपली भी आएगा, स्कोरिया भी आएगा, ये धूल भी आएगी, कोई रुकावट नहीं है, सब वायुमंडल में बाहर चले जाएंगे। लेकिन बताना, ये धरातल है और इसके ऊपर जल है, और एक धरातल आपको ऐसा मिला जिसके ऊपर जल नहीं था, यहां हम थे केवल, तो यहां जो उद्गार हुआ यहां से सब कुछ निकला, हर वो चीज निकल रही है लावा के रूप में, जो भी बातें आपको समझ में आ रही है सब कुछ निकल रहा है। लेकिन ये जो जल वाला हिस्सा है, जिसके नीचे धरातल है, जिसके नीचे ये हिस्सा है, ये धरातल वाला हिस्सा है, तो यहां भी तो उद्गार हो सकता है ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी ये थोड़ा कहेगा भाई ऊपर पानी में निकलूंगा नहीं, ज्वालामुखी तो सेंस तो लगाएगी नहीं ना कि ऊपर पानी में निकलूंगा नहीं, वो तो निकलेगा वहां भी। अगर प्लेटें यहां भी हट गई तो ज्वालामुखी का उद्गार यहां होने लगेगा। जरा बताना, लाख भीषण लगी हो आग आपके अंदर और पानी मिलेगा तो बुझना है ना उसको, ये चीज ध्यान दें। तो यहां तो भले ही आप आग की अग्नि ज्वाला लेकर के आप बाहर आ रहे हैं, बहुत बड़ी विनाशक अग्नि ज्वाला आपके अंदर है, भले ही आप बाहर आना चाह रहे हैं, आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। लेकिन जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको विशाल जलाशय मिल जाएगा तो आपको ठंडा कर देगा ना तुरंत। लीजिए, ये बाहर आते तुरंत ठंडा हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये चट्टानों का निर्माण कर ही नहीं पा रहे हैं और लगभग ये राख के रूप में ज़्यादा संरचना बना रहे हैं। इसी राख को हम टफ कहे जा रहे हैं। इसी राख को क्या कहे जा रहे हैं? टफ। तो टफ की बहुतायत मात्रा आपको मिल जाएगी कहाँ पर? आपके जलाशय वाले हिस्से में। तो कभी कभार ऐसे एग्जामिनर प्रश्न करे, आपको मूर्ख बनाना चाहे तो बनिएगा नहीं प्लीज़। और क्योंकि अब आप सारी बातों को जान चुके हैं, मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको बताता चलूँ। अब देखना, द्रवावस्था की बात करते हैं। द्रवावस्था में भी बड़े स्टार बातें होंगी, बहुत ही जानकारी की चीज़ें हैं और वो मैंने आपको पहले भी बता दी है। द्रवावस्था में देखना, मैग्मा। मैग्मा क्या है मेरे भैया? मैग्मा कहना पृथ्वी के अंदर, कहाँ? एस्थोनोस्फेयर में। बताया ना अभी हमने आपको, पृथ्वी के अंदर तरल है ये, ज्वलनशील है ये, यानी बहुत ही उष्मा इसमें है, बहुत ही ज़्यादा। इसे हम मैग्मा कहते हैं। एस्थोनोस्फेयर में मिला, क्लास के प्रारंभ में मैंने इसकी चर्चा कर ली है। परंतु ये मैग्मा जब धरातल के बाहर आया तो क्या कहलाया? अभी भी तरल है तो इसे हम धरातल के बाहर कहिए, धरातल के बाहर का हिस्सा है, यानी अब ये लावा बन चुका है। और बाद में जब ये कठोर हो जाएगा ना, कठोर हो जाएगा तो क्या बनाएगा? एक विशेष प्रकार की चट्टान, जिसे कहेंगे आग्नेय चट्टान। स्टार प्रश्न शेयर हो गए हैं, कहिएगा आप। ज्वालामुखी उद्गार के बाद कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का। ज्वालामुखी की ये जो प्रक्रिया आप समझ रहे हैं, पहले मैग्मा, मैग्मा से लावा, लावा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी उद्गार होते समय क्या क्या चीज़ें बाहर आ जाती हैं, किस रूप में आती हैं, सबका नामकरण आपके सामने मैंने उल्लिखित कर रखा है। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं हम अपने गैस वाले पॉइंट पर। गैस में से सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी जलवाष्प की। सबसे ज़्यादा निकलेगा जलवाष्प, 60 से 90% हानिकारक होता है, जान ही रहे हैं जलवाष्प के मामले में, सब कुछ आपको पता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी है ये। तो जलवाष्प 60 से 90% का दायरा बनाएगी, इतना तो जलवाष्प निकल के आता है। बाकी देखना क्या क्या नहीं निकलता है यहाँ से। सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, खतरनाक है ना भैया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, यह भी खतरनाक गैस है, आपको पता ही है, ज़्यादा बढ़ जाएगी तो दिक्कत है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके बगैर हमारा जीवन है,
कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर भी आप जीवित नहीं रह सकते, लेकिन बहुत मात्रा बढ़ाने से फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसे भयावह स्थिति को जन्म दिया जा रहा है। आपको पता है कि आपके पर्यावरण में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसके कारण हो रही है, किसके वजह से हो रही है, सारी बातें देखना। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देख लीजिएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये चीज, और एक है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड ना करके इसको भी क्लोराइड कर लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। एक आपका देखिए कृत्रिम गैस जिसे आप बोलते हैं रेडान, रेडान आपको प्रकृति से तो बिल्कुल एक प्रकार की कृत्रिम संरचना है, लेकिन रेडान गैस भी ज्वालामुखी को उद्गार से निकलती है, रेडान गैस का भी यहाँ पर रोल है। तथा एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको, जिप्सम, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जिप्सम निकलता है, जिप्सम। इसी जिप्सम से हम लोग क्या बनाते हैं, पीओपी, इसी जिप्सम से पीओपी बनाया जाता है। अद्भुत है। ये जो प्रश्न मैं अब आपको दे रहा हूं बहुत ही स्टार प्रश्न, स्टार। सल्फर डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हाइड्रोजन तथा अमोनियम का क्लोराइड निकला, जलवाष्प निकला, रेडान गैस जो कि कृत्रिम गैस है जिसे आप मानते हैं वो भी निकला, तथा जिप्सम पीओपी जिससे बनता है वो जिप्सम निकलता है। क्लियर है ना। ये जो जिप्सम है इसका उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है जिप्सम का, तो देखना इंडोनेशिया। क्या जिप्सम की खेती होती है? नहीं, खेती नहीं होती जी। इसी ज्वालामुखी उद्गार जहां सर्वाधिक है, इसी ज्वालामुखी से जिप्सम निकाला जाता है। इसी लावा से क्या निकालते हैं, जिप्सम को निकाला जाता है। फिर इसी जिप्सम को विशेष विशेष स्थितियों में अलग अलग रूपों में ढाला जाता है और देखना पीओपी इसी से बनाई जाती है। तो इंडोनेशिया सबसे ज्यादा जिप्सम क्यों बनाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार कहां मिलेगा आपको, ज्वालामुखी उद्गार सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा, इंडोनेशिया में। सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार सर्वाधिक कहां मिला आपको, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का उद्गार सर्वाधिक होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जिप्सम कहां मिलेगा आपको, यही मिलेगा। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है वो अलग बात है। प्रशांत महासागर में अग्निवलय कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर वो जलती हुई लौ दिखेंगी, इसलिए उसे अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, वो अलग बातें हैं, उन पर भी चर्चा होगी। बहरहाल अभी मैं फिलहाल इतनी चर्चा कर रहा हूं कि ये जो पदार्थ, ये यानी ये जो गैसीय अवस्था, जो चीजें बाहर आ रही हैं, इन चीजों से क्या फायदे, क्या नुकसान और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडोनेशिया का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि जिप्सम सर्वाधिक इंडोनेशिया बनाता है या उत्पादन करता है, तथा ऐसा इसलिए कर पाता है ये, ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है, ऐसी अवस्था में हो रहा है। क्लियर है बात ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये बेहतरीन लगी होगी चीजें। ज्वालामुखी संबंधी अब महत्वपूर्ण बातें अब आगे शेयर की जाएंगी। ज्वालामुखी की 3 अवस्थाएं, ज्वालामुखी वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, एक तो होगी सक्रिय अवस्था, दूसरी प्रसुप्त अवस्था और तीसरी मृत अवस्था या शांत, मृत या शांत अवस्था जिसे कहेंगे। तो ज्वालामुखी के इन 3 पार्टों को अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। कौन सी ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय है, कहाँ मिलेगी, कौन सी प्रसुप्त है, कहाँ मिलेगी, कौन सी मृत है, कहाँ मिलेगी, सक्रिय किसे कहोगे, प्रसुप्त किसे कहोगे, मृत किसे कहोगे। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी तथा इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। ज्वालामुखी के पार्ट 2 एपिसोड का करिए इंतजार। आशा है हमें कि ये कंटेंट जो आज मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो आपको अच्छा लगा है और आप इसके समस्त पहलू को बेहतर समझ पाए होंगे, अच्छे से ग्रहण कर पाए होंगे। और अगर ऐसा कर पाए हैं तो आपका लाइक बनता है, आपका शेयर बनता है, आपका सब्सक्राइब करवाना बनता है, अपने दोस्तों को जोड़ना बनता है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत कभी कम ना करिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।